जी नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में हम प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े पिछले सालों के कुछ बहुत जरूरी सवालों का विश्लेषण करेंगे। और हमारा उद्देश्य सिर्फ सही उत्तर जानना नहीं है, बल्कि हर सवाल से जुड़े जो तथ्य हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको गहराई से समझना है। बिल्कुल फोकस करेंगे। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए। तो पहला सवाल है प्रश्न 26 पर। लगभग 5000 साल पहले थार मरुस्थल के इलाके में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं फली फूली थीं? ये तो काफी सीधा सवाल है। इसका सही जवाब है बी, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, इसकी समय रेखा भी लगभग 5000 साल पहले की ही है। जी, और इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सही है। अब अगला सवाल प्रश्न 27 अशोक के स्तंभों के बारे में है। उनको बनाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल हुई, उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही विकल्प है ए, वे काफी हद तक पत्थर से बने थे। हाँ, और ये कोई आम पत्थर नहीं थे। ये खास तौर पर चुनार बलुआ पत्थर से बने थे। जी, और इनकी शैली थी एकाश्म, मतलब मोनोलिथिक। मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया। बिल्कुल, पत्थर के एक ही टुकड़े से। वैसे अशोक का नाम 4 शिलालेखों में मिलता है: मास्की, नेत्तूर, ब्रह्मगिरी और गुज्जरा। ये एकाश्म शैली तो उस समय की मूर्तिकला का एक बहुत ही उन्नत प्रमाण है। यकीनन। अच्छा, अगला सवाल प्रश्न 28 हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए इनमें से किस सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर है ए, हीरा। हीरा, मतलब हीरे का उपयोग नहीं होता था। नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वो लोग सोना, चांदी, कार्नेलियन जो एक लाल पत्थर होता है, हाँ। लेपिस लाजुली यानी नीला पत्थर, स्टेट टाइट और हाथी दांत का इस्तेमाल करते थे। और ये चीजें भी अलग अलग जगहों से आती थी ना, जैसे लेपिस लाजुली अफगानिस्तान से। जी, शोर्तुगई से, और जेडाइट असम से, कार्नेलियन गुजरात से मिलता था। वाह। अब प्रश्न 29 सिंधु सरस्वती सभ्यता में एक बहुत ही केंद्रीकृत प्रशासन था। इस बात का सबूत क्या है? इसका सबसे मजबूत सबूत है सी, मानकीकृत बाट और माप। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जी, उनकी वजन प्रणाली 16 के गुणकों पर आधारित थी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32। और व्यापार के लिए वो लोग वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। हाँ। चलिए अगला सवाल है प्रश्न 30 इनमें से कौन सा शिलालेखों का एक प्राचीन समूह है जो नैतिक मूल्यों और शासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है और भारतीय इतिहास के सबसे पुराने लिखित अभिलेखों में से एक माना जाता है? इसका उत्तर है सी, अशोक के शिलालेख। हाँ, ये शासन और नैतिक मूल्यों के लिए हमारे इतिहास के सबसे पुराने लिखित रिकॉर्ड हैं। बिल्कुल, और इनमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामी इन सभी लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। जो प्रमुख शिलालेख 13 है उसमें कलिंग युद्ध का जिक्र है। जी, और प्रमुख शिलालेख आय में पशु बलि को प्रतिबंधित किया गया है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने खुद को बौद्ध बताया है। और मास्की हार गुर्जरा शिलालेखों में उनका नाम मिलता है। सही। अगला सवाल प्रश्न 31 उत्तर वैदिक काल के दौरान किस जानवर का खास तौर पर दलदली भूमि जोतने के लिए उपयोगी होने का उल्लेख किया गया था? इसका सही जवाब है ए, भैंस। भैंस। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है ना? जी, ये वो समय था, मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का, जब कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था। अच्छा। अब प्रश्न 32 गुप्त काल के दौरान युद्ध में कौन सा सैन्य विभाग दुर्लभ हो गया था? हालांकि ग्रंथों में वो सेना का हिस्सा था। वो थी सी, रथ। रथ, मतलब किताबों में तो थे पर असल लड़ाई में इस्तेमाल नहीं होते थे। लगभग नहीं। मुख्य ध्यान अब घुड़सवार सेना और हाथी कोर पर था। ठीक है। प्रश्न 33 लोगों के किस समूह को मध्य एशिया से सिंधु घाटी युग के बाद के समय में भारत में प्रवास करने वाला कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी, आर्य। और जो मूल निवासी थे उन्हें दस्यू या दास कहा जाता था। जी, इसके कुछ साक्ष्य हमें जेंड एवेस्ता, जो एक ईरानी ग्रंथ है, और तुर्की के बोगासकॉय शिलालेख में मिलते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने भी इस पर एक किताब लिखी थी, आर्कटिक होम इन द वेदास। हाँ, 1903 में। चलिए प्रश्न 34 पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान छोटे शहरों में भी कीमती धातुओं और अर्धकीमती पत्थरों से बने गहनों का मिलना किस तर्क का समर्थन करता है? ये समर्थन करता है विकल्प ए का, कि वहां एक मजबूत सामाजिक स्तरीकरण था। मतलब समाज बटा हुआ था। हाँ, इसका सबूत यही है कि जो अमीर वर्ग था वो कीमती धातुओं के गहने पहनता था, जबकि आम लोग मिट्टी या अर्धकीमती पत्थरों के। तो साफ तौर पर समाज अमीर और गरीब आर्थिक वर्गों में विभाजित था। बिल्कुल। अगला सवाल प्रश्न 35 भारतीय इतिहास के किस काल में सांची और सारनाथ के स्तूप बनाए गए थे? इसका सही उत्तर है सी, मौर्य शासन। ये सम्राट अशोक द्वारा मौर्य काल में बनवाए गए थे। सांची मध्य प्रदेश में है और सारनाथ उत्तर प्रदेश में। स्तूप के मुख्य भाग होते हैं जैसे अंड, हर्मिका, तोरण, मेधी, वेदिका, यष्टि और छत्र। जी ठीक है। अब एक सवाल राजवंशों पर। प्रश्न 36 यज्ञवर्मन, शार्दुल वर्मन और अनंत वर्मन ये किस राज्य के राजा थे? इसका उत्तर है बी, कन्नौज के मौखरी। मौखरी वंश। इनके सबसे महान राजा ईशान वर्मन थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। जी। और एक और जरूरी बात, मौखरी राजा ग्रहवर्मन ने राजा हर्षवर्धन की बहन राजश्री से विवाह किया था। अच्छा, एक और सवाल हड़प्पा से। प्रश्न 37 हड़प्पा से मिला जो प्रसिद्ध पुरुष धड़ है, वो अपनी प्राकृतिक मुद्रा के लिए जाना जाता है, वो किससे बना है? वो बना है ए, लाल चूना पत्थर से। लाल बलुआ पत्थर। और ये अपनी यथार्थवादी मुद्रा के लिए बहुत मशहूर है। जी। और धातु की मूर्तियों के लिए वो लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जैसे वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति। बिल्कुल। अब प्रश्न 38 किस भारत यूनानी शासक के दूत हेलियोडोरस ने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया था और वो भगवान कृष्ण के भक्त थे? इसका सही उत्तर है बी, एंटी आल्किडास। जो हेलियोडोरस को राजा एंटी आल्किडास ने भेजा था और उसने बेसनगर स्तंभ की स्थापना की। जी। और हेलियोडोरस भगवान कृष्ण मतलब वासुदेव के भक्त थे और उन्होंने खुद को भागवत कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ।
अब आते हैं मौर्य साम्राज्य पर। प्रश्न 39, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस साल में की गई थी? ये की गई थी डे 322 BCE में। उन्होंने चाणक्य की मदद से नंद राजा धनानंद को हराया था। जी, और वंश का क्रम था चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। हाँ। अगला सवाल प्रश्न 40 गुप्त काल से है। उद्रंग शब्द का क्या मतलब था? उद्रंग का मतलब था भूमिकर। ये स्थायी किराएदारों पर लगाया जाने वाला एक लैंड टैक्स था। जी, दूसरे कर भी थे, जैसे हिरण्य जो नगद में दिया जाता था, और उदक भाग जो सिंचाई पर लगने वाला टैक्स था। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न 41 पर। कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल के दौरान गर्त आवासों मतलब गड्ढों में बने घरों और पालतू कुत्तों के साक्ष्य दिखाता है? इसका सही उत्तर है सी, बुर्जहोम। और ये कश्मीर में है। जी, कश्मीर में। यहाँ लोग गड्ढों वाले घरों में रहते थे और कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाया जाता था। मेहरगढ़ सबसे पुराना स्थल है ना? हाँ, पाकिस्तान में। और बिहार का चिरांद हड्डी के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब एक सवाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। प्रश्न 42, जब 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिजेंटियम ने रेशम बनाना सीख लिया तो कौन सा विदेशी व्यापार संबंध बुरी तरह प्रभावित हुआ? इसका सही उत्तर है बी, भारत रोमन व्यापार। मतलब जब बिजेंटाइन लोगों ने खुद रेशम बनाना सीख लिया तो भारत का पश्चिम के साथ रेशम का व्यापार कम हो गया। जी, काफी कम हो गया। अगला सवाल प्रश्न 43, पल्लव साम्राज्य के बारे में। उनके लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? उनका भी मुख्य स्रोत था बी, भूमिकर। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे और राजधानी कांचीपुरम थी। जी, और उनके यहाँ वेट्टी का मतलब था जबरन श्रम और कदमाई का मतलब था भूमि राजस्व। अच्छा, प्रश्न 44, 5 ग्राम समितियां जैसे नीरलिलाई वरियम और निधि वरियम ये किस वंश की एक अनूठी प्रशासनिक विशेषता थी? ये थी डी, पांड्य वंश की। वरियम मतलब समितियां, ये जल और न्याय प्रबंधन के लिए ग्राम समितियां थीं। हाँ, पांड्यों की राजधानी मदुरै और उनका प्रतीक मछली थी। अब प्रश्न 45, पल्लव राजाओं ने यह दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी कि उनका शासन धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों के हिसाब से चलता है? उन्होंने उपाधि धारण की थी सी, धर्म महाराजा। ये उपाधि ये बताती थी कि शासन धर्मशास्त्र के अनुसार चलाया जा रहा है। बिल्कुल। प्रश्न 46, गुप्त काल के दौरान ग्राम प्रधान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? उन्हें जाना जाता था ए, महत्तर के नाम से। इसे पट्टिकिल भी कहते थे। जी, और जो उपरीख था वो एक प्रांत यानी भुक्ति का प्रमुख होता था। अच्छा, प्रश्न 47, इनमें से कौन सा राज्य आधुनिक तमिलनाडु पर आधारित नहीं था? इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रकूट। हाँ, क्योंकि चोल, चेर और पांड्य ये तीनों तो तमिल राजवंश थे। जी, जबकि राष्ट्रकूट दक्कन मतलब कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित थे। से अब प्रश्न 48, बोरी जिसे पहला निम्न पुरापाषाण स्थल माना जाता है वो भारत के किस राज्य में है? वो है ए, महाराष्ट्र में। इसे भारत में पुराने पाषाण युग का सबसे शुरुआती प्रमाण माना जाता है। जी। दूसरे स्थल है डीडवाना राजस्थान में, अथिराम पक्कम तमिलनाडु में और हुंसकी कर्नाटक में। ठीक है। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 49, निम्न पुरापाषाण काल की समय सीमा क्या है? इसका सही उत्तर है सी, 6 लाख से 1.5 लाख वर्ष बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट। इस समय में हाथ की कुल्हाड़ियों और क्लीवर्स जैसे बड़े औजारों का इस्तेमाल होता था। हाँ। और अब आखिरी सवाल प्रश्न 50, गुप्त काल के दौरान कौन से अधिकारी भंडार और भाले तलवार जैसे हथियारों की आपूर्ति का प्रबंधन करते थे? ये सवाल पहले भी आया था। इसका जवाब है डी, रणभांडागारिक। बिल्कुल, इनकी भूमिका हथियारों और सैन्य भंडार की सप्लाई सुनिश्चित करना थी। जी, और दूसरे पद भी थे जैसे महादंडनायक जो न्याय से जुड़े थे, संधि विग्रह का युद्ध और शांति के मंत्री थे, और कुमार मात्य उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। तो आज हमने प्राचीन भारत के अलग अलग कालों जैसे गुप्त, मौर्य और हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक, सामाजिक और सैन्य व्यवस्थाओं से जुड़े कई जरूरी पहलुओं को समझा। हाँ। हमने देखा कि कैसे मानकीकृत माप, खास अधिकारी और राजस्व प्रणालियां इन साम्राज्यों की नींव थीं। बिल्कुल। और इन सभी मानकीकृत प्रणालियों, व्यापार मार्गों और प्रशासनिक भूमिकाओं को देखते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन भारत में सूचना और आदेशों का संचार कितनी कुशलता से होता होगा। सही बात है, खासकर उन विशाल साम्राज्यों में जिनकी हमने आज चर्चा की। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें प्राचीन भारत की संगठनात्मक क्षमताओं के बारे में और भी गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। एक बेहतरीन सवाल जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियां दें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।